अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन में कराची से हमें ज्वाइन किया है मिस अनिका खालिद ने। ये फाउंडर हैं हीलिंग हैंड्स स्पेशल एजुकेशन एंड थेरेपी सेंटर की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस अनिका खालिद कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने इनिशियल स्टेजेस पे हीलिंग हैंड्स को रिकॉग्नाइज किया। ऑल्दो मैं हीलिंग हैंड्स के अगर बारे में बात करूं तो शायद इसको भी ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इस फील्ड से काफी पुराना ताल्लुक हो चुका है। तो मेरा एक विजन था जिसको मैं सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। और तो मिस अनिका हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कि हीलिंग हैंड्स स्पेशल एजुकेशन एंड थेरेपी सेंटर क्या है और कब स्टार्ट किया आपने और कराची में किस जगह पे मौजूद है। ठीक है, मैं थोड़ा इनिशियल से स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली मैं काफी अरसे से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन टच थी। वहां पे बच्चों के लिए भी काम कर रहे थे और एक मजा आता था बच्चों के साथ काम करके। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे कहते हैं ड्रॉबैक्स देखे कि जो नहीं होने चाहिए थे। तो मुझे लगा कि कहीं कहीं सेंटर्स में बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, और कहीं मुझे ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पॉइंट्स नहीं समझ पा रही है। क्योंकि जो बैकग्राउंड स्पेशल एजुकेशन से होते हैं उनके लिए तो समझना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो इस बैकग्राउंड से नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने सेंटर्स खोले हुए हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स को इतने अच्छे से रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, ना उस पर कोई वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, फिर जब मैंने देखा कि हम जब बच्चे पे एक दिन काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर वही काम कंसेक्यूटिवली होता रहे बच्चों पे तो उसके रिजल्ट्स उससे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा सेटअप शुरू किया जाए कि जिसके अंदर बच्चों की स्किल्स पे काम किया जाए, और इस तरह की कोई चीज ना हो कि जहाँ पे बच्चे का टाइम वेस्ट हो और वो सेंटर में आए और वो बैठे और वो वापस जाए। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। फिर कुछ पेरेंट्स से बात हुई तो उन पेरेंट्स से ये सुनने को मिला कि हमारा बच्चा स्कूल सेटिंग में तो एडजस्ट हो गया है, लेकिन होम सेटिंग में एडजस्ट नहीं होता। तो फिर मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा सेंटर स्टार्ट किया जाए जो पहले होम बेस्ड से ही स्टार्ट किया जाए। मैंने इसको होम बेस्ड रखा और अपने घर में इन बच्चों के लिए एक फैमिली सिस्टम स्टार्ट किया। इन बच्चों को लेके आई घर में और इनके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट किया, एक पॉलिसी बनाई, एडमिशन फॉर्म्स बनाए और इनको अपने साथ इन्वॉल्व किया। सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली से शुरू किया और इनको अपनी फैमिली के साथ एक इंक्लूजन जो होता है अपने खानदान वालों के साथ इनको इन्वॉल्व किया। फिर इसके बाद जब थोड़ा टाइम गुजरा तो मैंने कहा क्यों ना मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अब अपना सेंटर स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने क्योंकि मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं, मैं खुद इस फील्ड की एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए काम करूँ। तो अब मैं समझती हूँ हीलिंग हैंड जब एक बेबी ही है, मतलब अभी वो शुरुआत ही उसके कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पेरेंट्स का कॉपरेशन है, जो बच्चों में रिजल्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, जो मेरा विजन है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम हो सके, वो मैं इंशाल्लाह सक्सेसफुल बना सकूं इंशाल्लाह। राइट, इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमें बताइए कि इस सेंटर में या सेटअप में आप क्या सर्विसेज दे रही हैं या क्या क्या सर्विसेज देने का इरादा है आपका। जी, अभी फिलहाल मेरे पास रिमीडियल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी है। इसके अलावा हम बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशनिस्ट करता है, जैसे स्किल्स, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और कॉग्निशन स्किल्स। ठीक है, हम इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं यंग एथलीट कोच भी हूँ, तो उस हिसाब से मैं बच्चों की प्री रेक्विजिट पे भी काम कर रही हूँ। स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो फिजिकल फिटनेस के साथ नहीं आ रहे होते और उनके पेरेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे होते कि अभी इनको फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। तो कोशिश होती है मेरी कि मैं स्पोर्ट एरियाज पे भी और ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर्स तमाम चीजें लेके चलूँ। बच्चे सेंसरी इश्यूज के साथ भी होते हैं, तो उनके लिए भी मतलब सेंटर में बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया जा रहा है।
हम्म। अच्छा, अगर हम ये पूछना चाहें कि आप किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को और किस एज ग्रुप पे अभी फोकस हो रहा है, इसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें। ठीक है, अभी हमारे पास 3 साल से लेके और 14 साल तक के बच्चे एनरोल्ड हैं। और अभी एज लिमिट मैंने तो वैसे 18 सोची थी, क्योंकि मुझे था कि अर्ली चाइल्डहुड पे ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हम उनकी कहते हैं ना रोकेंगे कि वो आगे जाके और किसी कहते हैं लैकिंग की तरफ ना चले जाएं, तो ज्यादा बेहतर है कि उनको अर्ली ईयर्स में ही रोक लिया जाए उन पे ज्यादा काम करके। लेकिन अभी मैंने एज लिमिट अनाउंस नहीं की है, तो मेरे पास अभी 14-15 तक के बच्चे भी आ रहे हैं, जिनकी मैं वोकेशनल स्किल्स पे भी काम कर रही हूँ, प्री वोकेशन पे भी काम कर रही हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रही हूँ कि टाइपिंग की तरफ और इस तरफ के वो इंडिपेंडेंट हो सके आगे लाइफ में जाके। हम्म। बाकी आईटीटी भी पास आ रहे हैं और एज बच्चे हैं। और इसके अलावा मेरे पास लो लर्नर्स हैं। तो डिफरेंट डिसेबिलिटीज तकरीबन सारी हैं। फिजिकल हैंडीकैप मैं कहूंगी कि आजकल बच्चे नहीं है मेरे पास, और अभी मैं उनको लेना भी नहीं चाह रही, क्योंकि जब तक कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ना कर लूँ कि मैं उनको अच्छे से फैसिलिटेट कर सकूं, तो उससे पहले मैं उन बच्चों को क्यों लूं कि फिर उनका टाइम भी वेस्ट हो, उनके पेरेंट्स का मनी भी वेस्ट राइट। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए कि कुछ बच्चे तो आपके पास डायग्नोसिस के साथ आते होंगे और कुछ ऐसे भी आते होंगे जो डायग्नोसिस के बगैर आते हैं, तो यहाँ पे डायग्नोसिस की सर्विसेज हैं या आपने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं कुछ प्रोफेशनल जहाँ पे आप रेफर करते हैं, कैसे करते हैं फिर काम। हो। जी, अभी तक जो बच्चे मेरे पास आए हैं उनमें कुछ ऐसे बैकग्राउंड से हैं माशाल्लाह कि उनके पेरेंट्स इतने अवेयर थे कि उन्होंने बहुत अर्ली इयर्स में ही अपने बच्चों का डायग्नोसिस और असेसमेंट करवाया हुआ था। तो अभी तक मेरे पास जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट सबका ही डायग्नोसिस हुआ हुआ है। बाकी अभी एक बच्चा मेरे पास सिर्फ ऐसा आया था जो तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र में पहुंच गया, उसका असेसमेंट नहीं हुआ हुआ। तो अभी मैंने उनके पेरेंट्स को बुला के मीटिंग की थी, डिस्कशन की थी कि आपको इसका असेसमेंट करवाना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरे पास बल्कि आप किसी भी इदारे में लेके जाएंगे तो इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि इसमें प्रॉपर तरीके से टाइम वेस्ट ना हो और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाए। तो खैर वो काफी समझ गए हैं इंशाल्लाह, तो अब मैं उनको रेफर करूंगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैंने सब चीजों पे काम करना है और इसको एक्सपेंड करना है। राइट। अच्छा, थोड़ा सा अपना मोड ऑफ ऑपरेशन अपने सेटअप का आपने थोड़ा सा इनिशियली कुछ इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पे कुछ जो सिर्फ एज अ थेरेपी सेंटर काम कर रहे होते हैं वो वन ऑन वन सेशन पे काम कर रहे होते हैं, और कुछ एजुकेशनल सेटअप जो होता है फिर वो उसमें ग्रुप सेशन क्लासेस कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, तो आपका काम करने का तरीका किस तरह है, अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें। जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स से ही मैं करती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे पे किस तरह से काम किया जाए, या कि उनको बिल्कुल ही वन टू वन सेशन में रखा जाए या उनको ग्रुप सेशन में भी लिया जाए। क्योंकि ग्रुप सेशन बेस्ट वे होता है बच्चे की कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन को एनहेंस करने के लिए। इसके अलावा जब वो दूसरे पेयर मेंबर्स को देखते हैं तो वो कुछ उनसे भी सीखते हैं और उनसे भी कोई कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। तो मैं पेरेंट्स से जरूर बात करती हूँ पहले, क्योंकि पेरेंट्स का सेटिस्फाई होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी आप 15 मिनट्स रखें, आप 30 मिनट्स रखें इसको दूसरे बच्चे के साथ। अच्छा, मेरे हेल्थ सेंटर में अभी जो चीज है वो ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं, क्योंकि मैंने जितने थेरेपी सेंटर्स देखे हैं वो 45 मिनट्स के लिए बच्चे को लेते हैं और फिर वो सेशन का टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे पास ड्यूरेशन वेरी करता है। अगर बच्चा स्कूल सेटिंग में चलने वाला बच्चा है तो मैं उसको 45 मिनट्स में नहीं भेजती हूँ वापस, मैं उसका सेशन एक्सटेंड करती हूँ। अभी मैंने ऐसे प्लान आउट किया हुआ है कि जो बच्चे पहले आ गए थे उनका लास्ट का जो भी पेरेंट्स डिस्कस किया हुआ टाइम है, 15 मिनट हो या आधा घंटा हो, वो मैं उसका आने वाले बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका ग्रुप सेशन करवाऊँ। फिर उसके बाद इस तरह के भी कुछ बच्चे हैं जिनका 3 से 4 बच्चों के साथ भी ग्रुप सेशन होता है। कुछ ऐसे हैं जो भी बिल्कुल नए नए और जिन पे हम लर्निंग रेडीनेस पे काम कर रहे हैं, जो भी बिहेवियर इश्यूज के साथ हैं, उनको फिर हम 2 बच्चों के साथ यानी पेयर लर्निंग में बैठाते हैं कि वो थोड़ा सा सोशलाइज होना शुरू हो और एक्सेप्टेंस लाएं कि टीचर अगर एक तरफ देख रहा है तो दूसरे बच्चे को भी वेट करना है, टाइम टेकिंग और ये सारी चीजों पे काम हो। तो अभी मेरे पास जो है वो दोनों मोड ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं, वन टू वन भी है, इंटेंसिव केयर भी है, और इसके साथ साथ मेरे पास ग्रुप सेशंस भी हैं, ताकि बच्चे स्कूल सेटिंग में भी अच्छे से मोबिलाइज हो सके। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि हर बच्चा डिफरेंट नीड के साथ आता होगा आपके पास जनरली, उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो सकती है होती है, तो लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप किन पॉइंट्स पे बच्चों की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है उस पे किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं।
जी, अभी वही वाली बात आ जाती है फिर कि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हम पहले पेरेंट्स से बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इन डिटेल हम लेते हैं कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं, ताकि फिर हम उनकी चीज़ को पहले सैटिस्फाई करें, वो मुतमईन हों, उसके बाद फिर हम उनको गाइड भी करते हैं साथ-साथ कि आप तो ये सोच रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर ये करेंगे तो उससे ज़्यादा मज़ीद बेहतरी आ सकती है। जैसे कुछ बच्चे हुँ, नॉन वर्बल होते हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं क्योंकि मैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम की थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं फिर उनको गाइड करती हूँ कि आप इसको पिक्चर एक्सचेंज पे लेकर आएँ ताकि इसकी बिहेवियर रिज़ॉल्व। तो जहाँ-जहाँ हमें लगता है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाएँ और लेकिन उनका पहले पॉइंट रखा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ काम किया जाए। अब कुछ पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं बस राइटिंग स्किल्स पे काम कर दें आप इसकी। कुछ ऐसे आते हैं, वो कहते हैं इसका सेंस की प्रॉब्लम है और ये नेल्स कट नहीं करवाता, ये बैठना नहीं है। तो मतलब मल्टीपल इश्यूज़ के साथ हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ एकेडमिक्स पे काम करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लर्निंग कंटीन्यू सिस्टम पे काम करवाना चाहते हैं, ऑब्वियसली सिटिंग टॉलरेंस हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, रिस्पॉन्ड टू नेम कॉलिंग, जॉइंट अटेंशन और फिर सोशलाइज़ेशन और फिर ये कि वो चेयर पे बैठ के टीचर को अटेंड करना सीखें। तो मतलब हर हुँ। तरह का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, जो एकेडमिक्स वाले हैं वो भी है, वोकेशनल वाले बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह जो रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स सब पर हैं और अब उनकी वोकेशनल स्किल्स पे काम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ार सकें। राइट। अच्छा ये बताइए कि क्या ऑनलाइन सर्विसेज़ भी आप लोग दे रहे हैं या आप खुद दे रही हैं? ये तो हमने डिस्कस किया जो सारे आपके पास क्लाइंट्स बच्चे या इंडिविजुअल्स आ रहे थे। क्या ऑनलाइन सर्विसेज़ भी आपने शुरू की हैं या आगे इरादा है? जी, बिल्कुल मेरे पास अब जब मैंने नीट हेल्थ की बुनियाद ही रखी थी मतलब मैं सोच ही रही थी, उसी टाइम मेरे पेज के थ्रू मेरे पास 2 सेशंस आए ऑनलाइन जो आउट ऑफ कंट्री थे। एक जर्मनी से और एक चाइना से। और उन्होंने ये कहा था कि उनके पास अभी जो सर्विसेज़ लीगल थेरेपिस्ट की चाह रही हैं, वो वहाँ से सैटिस्फाई नहीं हो पा रही। ऑब्वियसली उनका लैंग्वेज बैरियर भी था वहाँ पे और उनका बच्चा इतने अच्छे थे, वहाँ पे जो है ना वो यूज़ टू नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको उस टाइम पे बिल्कुल कहा था, मैंने कहा कि आप मुझे पहले इसके बारे में गाइड करें, आप मुझे बताएँ कि आप क्या सोचती हैं। भाई मैंने उनसे जब गाइडलाइन ली, तो मुझे पता चला कि उनके बच्चे को एज़ सच मेरी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो एज़ अ मदर भी बच्चे को लेके चल सकती थी, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं। तो फिर मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा मैं आपको गाइड करती हूँ, आप मुझसे पूछती रहें वक़्तन-फ़वक़्तन कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छी थेरेपिस्ट साबित हो सकती हैं क्योंकि आप फिज़िकली उसके बाद हैं। तो अभी ये है लेकिन ऑनलाइन को मैं इतना प्रेफ़र अभी इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑनलाइन में हमें पहले पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है और पेरेंट्स हमारे साथ इतना कोऑपरेशन करें तो हम रिज़ल्ट ला सकते हैं। अगर फिज़िकली बच्चा मेरे सामने है तो शायद अगर जो रिज़ल्ट मैं 1 दिन में ले आऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिज़ल्ट 1 हफ़्ता भी ले सकता है पेरेंट्स के साथ। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि मैं पेरेंट्स को ट्रेन करूँ, लेकिन ऑनलाइन सेशंस फिलहाल मैंने रोके हुए हैं अपने और इंशाल्लाह जब टीम एक्सपैंड होगी तो इंशाल्लाह फिर हम इस पे काम करेंगे। राइट। अच्छा, शुरू में आपने ज़िक्र किया कि आप इस फ़ील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो हम ये मौका गनीमत समझते हुए आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपकी अपनी एजुकेशन, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस क्या है? उसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता दें, तो दैट विल बी गुड एज़ वेल। जी। मैंने मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में। उसके बाद ऑब्वियसली पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, लर्निंग कभी रुकती नहीं है, इंसान को अपडेट होते रहना चाहिए। तो जब मास्टर्स किया था तो इतना आइडिया ही नहीं था कि इस फील्ड में होता क्या है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जब निकल के आए और फील्ड में जब उतरे तो पता चला कि हमें तो कुछ इतना ख़ास आता ही नहीं है, हम तो मास्टर्स करके आ गए। फिर मैंने कहा कि नहीं ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाली चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है ही नहीं। तो मैंने अपने 3rd ईयर से ही मैंने इंटर्नशिप के लिए जगह-जगह अपनी सीवी थ्रो की कि आप लोग मुझे इंटर्नशिप पे रख लें, वॉलंटियरिंग पे रख लें, बस एनरोल कर लें अपने इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह। पर एक इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया, उनके पास मैंने 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग ली। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट से मैं इसलिए इंस्पायर हुई कि उस इंस्टीट्यूट में कोई भी उनके पास मटेरियल नहीं था। हुँ, 1-2 बच्चों के खिलौने थे बस, बाकी उनके पास बच्चे थे और फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थेरेपिस्ट बगैर मटेरियल के कैसे बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं कि उनमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। अगर वो एकेडमिकली देखें तब भी, अगर वो थेरेपेटिकली देखें तब भी। तो फिर मैं थोड़ा-सा सोचने में मजबूर हुई कि जब हम लोग बगैर मटेरियल के और इतनी चीज़ों के इतना कर सकते हैं, तो मटेरियल के थ्रू हम कितना कर सकते हैं। फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर मैं दूसरे इदारे से मुंसलिक हो गई। वहाँ पे जाने के बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं, अभी मेरी एजुकेशन इस काबिल नहीं है कि मैं हर तरह के बच्चे को डील कर सकूँ या ले सकूँ। फिर मैं थोड़ा ऐसा काम करने के बाद फिर मैंने एबीए पे कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबीए सर्टिफाइड। फिर थोड़ा अरसा गुज़रने के बाद एबिल्स प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, एक टूल होता है। फिर मैं एबिल्स पे मैंने कोर्स किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एबिल सर्टिफाइड।
फिर थोड़ा अरसे बाद से मैं बिहेवियर पे भी काम करने लग गई और मुझे आईपी मेकिंग पे एक एक्सपर्टी आ गई कि मैं आईपी बहुत अच्छे से बच्चों के बना सकती हूँ, उनको असेस कर सकती हूँ और उनकी वो स्किल्स को एनहांस कर सकती हूँ जहाँ पे लैकिंग आ रही है। फिर इसके बाद मैंने कहा वही वाली बात है, एजुकेशन रुकती नहीं चाहिए। फिर जिस तरह के कोर्सेज मुझे मिलते गए, फिर मैंने ब्रेल में स्पेशलाइजेशन करके एक कोर्स किया ब्रेल पे। और इसके साथ फिर मैंने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से यंग एथलीट ट्रेनिंग हासिल की है, ताकि बच्चों की जो प्री रिक्विजिट होती हैं और जो ग्रॉस नीड्स होती हैं और जो स्पोर्टी नीड्स होती हैं उनको भी मैं पूरा कर सकूँ। फिर इसके साथ मैंने पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम में सर्टिफिकेशन हासिल की। और मुझे ये हुआ कि जो बच्चों के इश्यूज हैं, जो नॉन वर्बल हैं, उनके पेरेंट्स किस तरह ओवरकम करेंगे। एज अ टीचर हम थोड़ी देर के लिए उनके साथ होते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स तो सारी जिंदगी उनके साथ रहना है। और कब तक के हम उनको फैसिलिटेट करते रहेंगे कि हम आपके बच्चे के बिहेवियर पे काम करें। मोस्टली बच्चों के बिहेवियर इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि वो अपना बता नहीं पा रहे होते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे होते, अपनी नीड्स शेयर नहीं कर पा रहे होते। फिर मैंने पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इन तीन तमाम चीजों को लेकर बच्चों के साथ चल रहे हैं। वोकेशनल पे मैंने प्राइमरी वोकेशनल कोर्स भी किया लाहौर से, ऑनलाइन ही किया था। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कहा कि और अभी भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि कोई भी इस तरह का कोर्स है जो मुझे नहीं आता हो या जो नया हो उसको मैं सीखूं। और मैंने अभी रिसेंटली आर्टिकुलेशन मैनेजमेंट पे यानी स्पीच के हवाले से भी एक कोर्स किया। राइट। काफ़ी आपने अपनी एजुकेशन को अपडेट करती रही हैं और मैं ये पूछना चाहूँगा नेक्स्ट के आपके इस सेटअप में आपके अलावा और कौन से, आपने शुरू में कुछ जिक्र किया था, मैं दोबारा एक पूछना चाहूँगा कि कौन-कौन से प्रोफेशनल्स और हैं आपके साथ जो कि सेटअप में काम कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जब आप उन कोई भी अपने टीम मेंबर को हायर करती हैं या अपने स्टाफ को ऐड करती हैं, तो डिग्री क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ खास चीज़ भी आपकी तलाश में होती है कि ऐसा बंदा या बंदी होनी चाहिए जो कि आपके टीम मेंबर बने? बिल्कुल। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैं खुद सैटिस्फाई नहीं हो पाती लोगों को लेके। तो फिर अपने सेंटर में किसी को रखना, क्योंकि मेरा जो विज़न है मैं चाहती हूँ कि वो विज़न कोई लेके चले तो ही फिर मैं उसको अपना टीम मेंबर बनाऊँ। अच्छा, अभी ये है कि मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग थ्योरी लाइफ में होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना कुछ भी नहीं होता हमें बताने के लिए कि हमें क्या आता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इंटर्नीज़ से शुरू किया जाए और इंटर्नीज़ को ट्रेन किया जाए। जब मैंने स्पेशल एजुकेशन की मास्टर्स की और ऑनर्स की स्टूडेंट से थोड़ी-सी मीटिंग की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऑल आर मतलब ब्लैंक, मतलब कि मिस आप बताएँ क्या करना है, मिस आप बताएँ ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे आएगा, रिसेप्टिव कैसे होगी, बिहेवियर कैसे मैनेज करेंगे, स्किल कैसे लाएँगे। तो फिर मैंने कहा कि जो बेचारी बच्चियाँ पढ़ के निकल रही हैं, तो मैंने भी वो चीज़ फेस की है, तो क्यों ना मैं उनको ट्रेन करूँ। फिर उन लोगों ने ये तक बताया कि अभी जो इदारों में हम जा रहे हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, वो हमसे मतलब चार्ज कर रहे हैं। और अभी हम इस महँगाई के दौर में कन्वेंस अलाउंस निकालें या हम जाएँ, तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे? तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप अ, क्यों ना मेरे पास एनरोल्ड हों और फिर आप मेरे बच्चे के लिए काम करके दिखाएँ। अभी मैं सारे सेशंस खुद लीड करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एक ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ नीचे ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की लाइफ़ बेहतर हो रही है, पेरेंट्स सैटिस्फाई हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं भी सारे सेशंस को खुद लीड करूँ। अभी मैंने अपना कोई भी बच्चा किसी और थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास इंटर्नीज़ आती हैं, मैं उनको ट्रेन करती हूँ, लेकिन उनकी भी एजुकेशन इस तरह से चल रही है कि हम डेली बेसिस पे कुछ एरियाज़ सेलेक्ट करते हैं और वो एरियाज़ हमारे पास लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं, और उस एरिया के हवाले से हमने अगले दिन आके एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन या ओरल वर्बल कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं होती, मतलब छोटी-मोटी डिस्कशन होती है कि हमें वो करनी है आपस में। और फिर हमें देखना है कि हम इस टारगेट को किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो 1 से 2 आइडियाज़ होते हैं, तो फिर बच्चों के पास से अच्छे आइडियाज़ भी निकल रहे होते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो एज़ अ थेरेपिस्ट हमारी जो कहते हैं ना, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बाद भी ऐसे काम करने वाले हों और हमारे साथ भी ऐसे काम करने वाले हों जो बच्चों को फैसिलिटेट करते रहें। अगर हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने जैसे 8 से 10 लोग और बना के चले जाएँ कि बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सके। इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो एक क्वेश्चन जो कि पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं वो पूछने में, वो यही है कि जो सेटअप है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया उनको मिल सके।
कि सेशन वाइज कॉस्ट या कैसे एक्सपेंस पड़ेगा उनको अगर वो आपसे रब्ता करते हैं फॉर एनी सर्विसेज, उसके बारे में अगर आप कुछ आइडिया बता सकें हमें। अच्छा, अभी जो बच्चे मेरे पास आ रहे थे जो रेफरेंस के थ्रू आए हैं, जिनका मुझे क्लियर पिक्चर पता थी कि हाँ इनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास लिंक टू लिंक भी आए हैं, एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट को बताया या मेरे ही किसी कॉलीग ने किसी को बताया। तो इस तरह से अब जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे अच्छा मेरे पास चार्ज से ज्यादा नहीं है। अगर मैं पर सेशन की बात करूं तो मैं पर सेशन चार्ज करना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पर सेशन में पेरेंट के लिए वो चीज बहुत ज्यादा पड़ जाती है इन द एंड ऑफ मंथ। अगर वो 5 डे हमारे पास ले रहे हैं और अगर आप हिसाब लगा लें महीने में कोई 20 या 22 सेशन होंगे, तो उनको अगर हम सिर्फ 1000 जो कि अभी चार्ज करना जॉर्ज जैसे लोकेशन पे मुश्किल ही है, तो मैं फिर उसमें ये करती हूँ कि मैं उनके लिए पैकेज बना देती हूँ कि आपका ये पैकेज है, आप 3 डेज के पैकेज लेना चाहते हैं, 4 डेज का या 5 डेज का, तो वो बहुत इकोनॉमिकल मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए उनको फिजिबिलिटी हो। तो ऐसे भी बच्चे हैं, अगर ऐसे सर्विसेज पे कहते हैं कि मुनसर होता है, अगर बच्चा हमसे फिजिकल थेरेपी ले रहा है और हम पैक्स से भी काम कर रहे हैं और हम डिफरेंट चीजों पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके 15 से 20 हजार का स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन बच्चे की नीड पे होता है। फिर ऐसा भी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 हजार में भी हैं 5 डेज पे, कुछ ऐसे भी हैं जो 12,000 में भी हैं। तो इसलिए मैं सेशन टू सेशन इसलिए चार्ज नहीं करती, पेरेंट्स को डिटेल में डिस्कशन करके हम ये डिस्कस करते हैं कि आपने तो बच्चे के लिए क्या क्या चीजें करवानी। तो जो अभी मेरे पास चार्जेस हैं वो 10 to 15 ही है, 10 to 15,000। अगर हम इसको पर मंथ लेके चल रहे हैं तो पेरेंट्स बहुत फायदे में रहते हैं, और वो ये है कि हम उनसे डिस्कस भी करते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जो इस पे पैकेज पे नहीं है, उससे भी कम पे है। मैं ऑब्वियसली उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे और उनके जेन्युइन इश्यूज होते हैं, तो फिर उसका एक प्रॉपर फॉलो अप लेने के बाद हम उनको नेगोशिएट कर देते हैं चार्जेस, और फिर उनको उस हिसाब से फैसिलिटेट किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पेरेंट्स को हमेशा ये कहा है कि आप मुझके पास एक ओपन फोरम है, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप वो मुझसे अपने घर की प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे होते हैं कि अभी आजकल ये हो रहा है, आप ठीक है थोड़ा सा एक कंसेशन दे दें या जो भी है, क्योंकि आजकल पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं किस बच्चे को जाने ना, तो मैं उनको ये जरूर कहती हूँ कि आप जो है वो मुझसे बात जरूर करें, जितना मेरे लिए हो सकेगा पॉसिबल उतना मैंने आपके लिए जरूर करना है। तो मैं पर सेशन चार्ज नहीं करती, अगर पर सेशन पे कहें तो फिर वो 800-1000 इस तरह से। राइट। अच्छा, टीचर्स की या स्टाफ की ट्रेनिंग की बात हुई, अपनी ट्रेनिंग अपडेट की बात हुई, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे भी फोकस होता है, और दूसरा ये कि पेरेंट्स सेशंस के हवाले से काफ़ी आजकल डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें, हम देखें तो सही क्या करते हैं आप, कैसे करें, हम भी करेंगे वैसे ही घर पे। तो आपका इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं इसी चीज पे बिलीव करती हूँ कि हम 45 मिनट्स 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स में बच्चे की जिंदगी में वो चेंज नहीं ला सकते जो 24/7 रहने वाले पेरेंट्स जितना उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, वो जितना चेंज ला सकते हैं। पहले तो पेरेंट्स को शामिल करने की वजह ये भी होती है कि वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस बच्चा सेंटर चला गया तो अब वो सीख के ही निकलेगा, हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, कुछ हम्म। पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम इन टच रहें और हम छोटे छोटे मसले पर डिस्कस करें, इवन दो जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती वो भी हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही टू द पॉइंट चलते हैं और उनको जो भी चीज कही जाए वो उसको बहुत अच्छे से हमें रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक पहले तो बता दूं सेक्शन ऑब्जर्वेशन की बात कि मैं किस पेरेंट को कभी रोकती नहीं हूँ। कभी पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि आपके पास तो ये बच्चा चेयर पे बैठा रहता है 1 घंटा और उठता नहीं है, आपके पास तो बच्चा लिख लेता है, आपके पास तो बच्चा टाइपिंग भी कर लेता है कंप्यूटर पे, तो हमारे पास नहीं करता। तो मैं उनसे ये जरूर कहती हूँ कि मैं उनको वो क्या कहते हैं विजुअली मतलब सब दिखा रही होती हूँ कि आप वीडियो के थ्रू देखें, ऑनलाइन चेकअप उनको दे रही होती हूँ फॉलो अप। लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहती हूँ कि अच्छा आप आए मेरे पास, और अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर इस चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था वो नेल कट नहीं करवाता था, तो मैंने 2 से 3 दफा में, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसिटिव इश्यूज के साथ था, हमने उस पर काम किया और अल्लाह का शुक्र है वो थोड़े अरसे में नेल कट करवाने लग गया। अब उसकी मदर का मुझसे ये कंसर्न था कि ये नहीं करवाता होगा, मैंने उनको वीडियो के थ्रू शो किया, लेकिन ऑब्वियसली मैं उस टाइम उस बच्चे को डील करी थी तो उतनी अच्छी वीडियो मेकिंग भी नहीं हो पाई। तो फिर मैंने उनसे कहा आप मेरे पास आए और आप मेरे सामने बैठ के इसके नेल्स कट करें, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने इसके नेल्स कट नहीं करने हैं, आपके साथ भी इसको यूज होना चाहिए।
इस तरह उन्होंने कहा भी इसकी हेयर जो जब कहते हैं ड्रेसिंग के लिए जाता है, तो ये बहुत परेशान होता है मशीन की आवाज़ से और तमाम चीज़ें। तो मैंने कहा मुझे वो कोई इस तरह का चीज़ मुझे लाके दें, तो मैं इसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई करती हूँ। ये उसकी आवाज़ से इसको यूज़ करवाती हूँ ताकि इसको एक्सेप्टेंस आए, क्योंकि उसने मुझ पे ट्रस्ट किया था बच्चे ने, तो मैं उसके ट्रस्ट लेवल को इस तरह ही लेके चल रही थी कि मैं आगे तक उसको लेके जाऊँ, उसके तमाम फ्लॉज़ को ओवरकम कर सकूँ। तो पेरेंट्स हुँ, ट्रेनिंग पे मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इंटरनीज़ को उनके गोल्स के हिसाब से लेके चलती हूँ कि अगर मसलन आज आपने इंट्रावर्बल का एक कोई गोल उठा लिया या कोई चीज़ उठा लें, इस तरह कम्युनिकेशन की उठा लें, इस तरह विजुअल परफॉर्मेंस की उठा लें, इस तरह मैंने पेरेंट्स को भी एक चार्ट दिया हुआ है। और उस चार्ट की एक-एक हेडिंग बना के मैं डेली उनकी डायरी में लिखती हूँ कि आज ये गोल आपने अचीव करवाना है, इसकी वीडियो बनानी है और मुझे भेजनी है। और गोल करवाने का तरीका क्या होता है, उसकी मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और वही मैं अपने पास सेव रखती हूँ और मैं पेरेंट्स को शेयर करती हूँ कि आपने इस तरह से करवानी है। कुछ पेरेंट्स एक दफ़ा में नहीं सीख पाते, कुछ पेरेंट्स कहते हैं मिस लैंग्वेज बैरियर है, आप हमें उर्दू में एक्सप्लेन करें, डिटेल में लिख के दें। तो मैं डिटेल में भी उनको लिख के देती हूँ कि मुझे आपसे भी रिज़ल्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की कोऑपरेशन से ही जितनी अचीवमेंट आ रही है, इसके बगैर शायद कोई भी अचीवमेंट नहीं आ सकती। तो पेरेंट्स बहुत हुँ, कोऑपरेट करते हैं और मैं बहुत विलिंग हूँ पेरेंट्स को सिखाने के लिए, और अभी जितने भी टारगेटेड एरियाज़ मेरे हैं, उन सब पे मैं पेरेंट्स को होमवर्क देती हूँ डेली। और राइट। उनके पास एक ओपन कि वो जब भी चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने उनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फिज़िकली आके मिलें, टाइम पे आ जाएँ। और वैसे भी मैंने उनसे कहा हुआ है कि आप वॉइस नोट्स के थ्रू मुझसे इन टच रहें, कॉल पे मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ। आप जिस टाइम जो पूछेंगे मैं अवेलेबल हूँ। राइट। अच्छा, एक चीज़ का और हम आपसे मशवरा या एडवाइस चाहेंगे, वो ये कि आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं कि जब वो किसी ऐसे सेंटर को अपने बच्चों के लिए ढूँढ रहे हों, तलाश कर रहे हों, तो उनको किन पॉइंट्स पे या किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? एक अच्छे सेंटर कैसे वो तलाश कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े-बड़े सेंटर्स के नाम सुन के उनको एनरोल करना ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद सैटिस्फाई हो। अच्छा, एक थेरेपिस्ट मैं कह लूँ कि एक स्पेशल नीड्स के साथ जब आप काम कर रही हैं ना, तो वैसे ही आपको अपनी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों आँखें खुली रखनी चाहिए, और आप इन बच्चों का टाइम किसी भी लिहाज़ से ज़ाया नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जब मैं इस चीज़ की बात करूँ कि सॉरी। अच्छा, जब मैं इस चीज़ की बात करूँ कि आपने किस तरह से अपने बच्चे के लिए सेंटर चूज़ करना है, पहले तो हर एक टीचर जो एक औरत होती है ना, उसमें एक माँ छुपी होती है। वो आपको नज़र आ जाता है कि वो किस तरह से बच्चे को डील कर रही है। मेरे पास जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं, "ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहन है, आप इसको ऐसे डील कर रहे हैं।" तो मैं उनसे कहती हूँ, "नहीं, ये मेरा बच्चा है।" वो कहते हैं, "नहीं, अभी आपका बच्चा नहीं है।" मैंने कहा, "नहीं, ये मेरा बच्चा है।" क्योंकि हर एक औरत के अंदर एक माँ छुपी होती है। तो जब तक कोई थेरेपिस्ट, कोई टीचर आपके बच्चे को ओन नहीं करेगा, उसकी नीड्स उसके लिए मैटर नहीं करेगी, उसका रोना, उसका हँसना उसके लिए मैटर नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छा थेरेपिस्ट साबित नहीं हो सकता या अच्छा टीचर साबित नहीं हो सकता। आपके बच्चे का क्या जेस्चर आ रहा है, आप जज कर लें दूर से कि मेरा बच्चा इस वक़्त ये चाह रहा है, मेरा बच्चे को इस टाइम ये चाहिए। मेरे बच्चे ने अगर ये बिहेवियर दिया तो दैट मीन्स इसके घर पे कुछ हुआ है या इसके रास्ते में आते हुए कुछ हुआ है या इसको कोई और प्रॉब्लम है, ये एग्ज़ॉस्ट हो रहा है। तो कहते हैं एक अंदर से आपको इनकी बातें यहाँ खोलनी पड़ती है उस बच्चे के लिए, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन कम हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले उस इंस्टीट्यूट या उस थेरेपिस्ट की तरफ अपना रुझान दें, जहाँ पे आपको लगता है कि वो आपके बच्चे को ओन करते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो एजुकेशन के साथ उसका एक्सपीरियंस है, कि उसके पास कितनी एक्सपर्टीज़ है और आप जिस डोमेन के लिए जा रहे हैं, उसी डोमेन के लिए वो स्पेशलाइज़्ड है भी या नहीं है। या आप किसी स्पेशल एजुकेशन के टीचर के पास जाके बोल रहे हैं कि आप बच्चे की स्पीच पे काम कर लें या उसकी सेंसरी प्रॉब्लम्स पे काम कर लें। ऑल्दो के एज़ अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट हम सबको इस काबिल होना चाहिए कि हम अलाइड एरियाज़ या अपने साइड एरियाज़ में उन सबको टारगेट करें। लेकिन हम एक्सपर्टीज़ में हम वो चीज़ नहीं कर सकते कि हम पेरेंट्स का टाइम ज़ाया करें और हम उनसे कहें कि आप हमारे पास ओटी करवा लें और एसटी करवा लें और हम ये भी कर लेंगे। तो इस तमाम चीज़ों के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अच्छे से स्क्रूटनी करें, पता करें कि अगर डिग्री है तो कहाँ की है और क्या पढ़ा हुआ है, किस तरह से काम हो रहा है। कुछ सेंटर्स में ये भी होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और बच्चे आते हैं और वो अपना 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा या चलें स्कूल सेटिंग में अगर बच्चे आ रहे हैं तो 3-3 घंटे बच्चे सिर्फ बैठ के जा रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स फ़ॉलो अप नहीं रखेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उस डेढ़ घंटे में या 3 घंटे में या 4 घंटे में बच्चे ने क्या सीखा? तो ये बहुत ज़रूरी है और सारे सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कराची में मैंने बहुत सारे सेंटर्स देखे हैं जो बहुत ऑनेस्टी से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम जब अपने बच्चे को किसी हाथों में दे रहे हैं, तो पहले हम देखें कि हू इज़ ही और शी, वो है कौन और हम किन हाथों में अपने बच्चे को दे रहे हैं।
राइट। तो बहुत इसी अच्छे से मशवरे और एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और लास्ट में जो पेरेंट्स का भी बहुत रोल है कि वो अच्छे से अपनी तहकीक और करने के बाद ही किसी भी प्रोफेशनल या किसी भी सेंटर को फाइनलाइज करें। उनको भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सो अनीका, खालिद साहिबा, आपका दोबारा मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला। और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे, आपके बारे में और आपके सेंटर के बारे में, सेटअप के बारे में मिली है, ये लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया मेरी तकरीबन 7 to 8 years एक्सपीरियंस में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मुझे एक ऐसा फोरम मिला कि जहाँ पे मैं अपनी जो चीजें हैं वो डिस्कस कर सकूं, अपने बारे में बता सकूं, और जो बच्चों के लिए बेहतरी ला सकती है, जो दूसरे लोग उसको सुने उनके लिए भी बेहतरी हो सकती है कि उन्होंने क्या करना है इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। राइट। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो जो भी इस वीडियो को देख रहा है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।